आज वो फैसले का दिन था जब ये हमें पता चला कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ जो दूसरा राज्य है तेलंगाना, वहां पर किसकी सरकार बनी है। और यह अब स्पष्ट हो चुका है, तस्वीर सामने आ चुकी है। क्योंकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बाजी मार ली, तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। तो वही तेलंगाना इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस जीतने में कामयाब हो पाई है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि बीजेपी ने तीनों राज्यों में बड़ी जीत दर्ज की है। राजस्थान में भी जीत दर्ज कर ली है बीजेपी ने। और जीत की ये जो खुशियां है, ये उसी की तस्वीरें हैं। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाने जा रही है। सिर्फ तेलंगाना को छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश में 165 सीटें बीजेपी ने जीती है, जबकि छत्तीसगढ़ में 56 सीटें, राजस्थान में भी बड़ी बढ़त बनाई है बीजेपी ने। और साथ ही साथ तेलंगाना में एकमात्र स्टेट जो मैं कह रहा था जहां पर कांग्रेस को जीत मिली है। ऐसे में यह खुशी का मौका है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है। जहां मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था कि एंटी इंकम्बेंसी का असर पड़ेगा और ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है, तो वही तमाम आकलनों को, तमाम अटकलों को, तमाम विश्लेषणों को दरकिनार करते हुए मध्य प्रदेश में बड़ी जीत, प्रचंड बहुमत के साथ प्रचंड जीत बीजेपी ने दर्ज की है। तो वही छत्तीसगढ़ के लिए कहा जा रहा था कि बीजेपी बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है, सुतुप्त अवस्था में है। लगातार हम देख रहे हैं कि बदलाव हो रहे हैं, मीटिंगें हो रही है, लेकिन बीजेपी लड़ाई वाली आक्रामक मुद्रा में नजर नहीं आ रही थी। लेकिन एकाएक 2 से 3 महीने में ऐसा चमत्कार बीजेपी ने किया कि विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। और जो विपक्ष 75 प्लस का टारगेट लेकर चल रहा था, उसको अब आना पड़ा है 33 पर, यानी कि आधी सीटें एक तरीके से, और आधे पर विपक्ष सिमट चुका है। और अब यहां पर बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। और ये वाकई में तारीफ करनी होगी, जिस तरह से लंबा सफर रहा है छत्तीसगढ़ में बीजेपी का। 15 सीटों से 56 सीटों पर बीजेपी पहुंची है। और एक समय वो था जब तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम जो दावा करने वाले नेता प्रतिपक्ष, या तमाम जो ऐसे नेता थे या ऐसे लोग थे जो कि बीजेपी के विरोध में कह रहे थे कि मुश्किल है बीजेपी का आना, उन सभी के लिए ये अवाक कर देने वाली स्थिति है, चौंकाने वाली स्थिति है। क्योंकि एकाएक इस तरह का जनादेश आया है जो हर किसी को हैरान कर रहा है कि आखिरकार मौजूदा सरकार ने कहां चूक की है। ये अब एक बड़ा सवाल भी बन चुका है। तो वही मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से लाडली बहना योजना को लेकर लगातार जिक्र हो रहा था, लाडली बहना को लेकर मतदान पर भी इसका गहरा असर दिखाई दिया, क्योंकि बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवारों ने, महिला प्रत्याशी के लिए भी, और साथ साथ महिला जो जनता में वोटर्स है, उन्होंने भी आगे बढ़ चढ़कर मतदान किया और एक तरीके से अपने लाडले भैया को आशीर्वाद दिया है लाडली बहनाओं ने। और इसीलिए ये जो राज तिलक है या जो जीत का सेहरा है, वो शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री मौजूदा है, उनको फिर से मिलता हुआ दिख रहा है। यहां पर जीते हैं वो। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो विधायक दल की बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से 18 सालों तक सरकार में रहने के बाद ये प्रचंड जीत मिली है, यहां पर भी तमाम विश्लेषकों को। और इस बीच प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और राघवगढ़ से हमें विश्वास था कि आज का व्यापारी, आज का किसान, आज का हर नौजवान भाजपा की महंगाई से परेशान था। हमें विश्वास था कि जो भर्ती घोटाले हुए हैं, पटवारी के पद के, अनेक और पदों के, उसके कारण जो युवाओं में आक्रोश था, उससे शायद इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए था। जो आक्रोश कर्मचारियों में था, उससे हमें विश्वास था कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए है। जो काम कमलनाथ जी ने किए थे 15 महीनों में, हमें उन पर भी विश्वास था। और हमें विश्वास था कि जो हमने नारी सम्मान के लिए भी विचार किए थे, जो योजना बनाई थी, उससे भी हमें लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन और जनता का विश्वास मिलना चाहिए था, आशीर्वाद मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल पाया। सरकार बनाने का दावा कर रहे, कहाँ लगता है, कहाँ पे चढ़ गई, कहाँ कमी रह गई? जैसा मैंने कहा कि ये जो सब बिंदु हैं, हमने तो अपनी बात रखी, लेकिन शायद हर एक मतदाता तक हमारी बात नहीं पहुंच पाया। इसको विचार करना चाहिए कि आने वाले समय में हम ये कैसे कर पाएंगे। लेकिन मैंने ये बात पहले भी कही है, मैं पुनः कहूंगा, चुनाव आयोग को भी इस बात पर विचार करना चाहिए
कि क्या ये सही है कि कोई भी सरकार हो, अगर कोई नीति है, योजना है शहरी आदिवासी महिलाओं के लिए, और अगर कोई भी सरकार उनको प्रति माह 1,000 रुपये दे रही है, अचानक सरकार उस पैसे को रोक देती है 5, 6, 8 महीनों के लिए, फिर भुगतान कर देती है, क्या ये उचित है? लाडली बहना का क्या असर मानते हैं? मुझे पूरा करने दीजिए। उसके साथ साथ उसी प्रकार से किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी घोषित करते हैं 15 तारीख को वोटिंग के 2 दिन पहले। क्या इसी प्रकार से जो नियम है चुनाव आयोग के, क्या उसमें ये सब परमिसिबल है, पर भी हमें विचार करना चाहिए। लाडली बहना को दोषी मानते हैं? नहीं, देखिए इसमें बात, हमें कभी किसी दोषी नहीं मानना चाहिए। हमेशा सोच पॉजिटिव हो सकता है। तो जयवर्धन सिंह को आप सुन रहे थे, राघवगढ़ से प्रत्याशी थे, हिरेन सिंह बंटी इनके विपक्ष में बीजेपी की तरफ से खड़े थे। जयवर्धन सिंह तो जरूर जीत गए, लेकिन उनकी पार्टी हार गई है, क्योंकि सत्ता में बीजेपी काबिज हो रही है। इस बीच उन्होंने एक बड़ी बात यह कही कि लाडली बहना को लेकर जिस तरह से महिलाओं के खातों में जो पैसे आ रहे थे, उसको लेकर एक बड़ी बात कही कि निर्वाचन आयोग को यह भी देखना चाहिए, यह भी समझना चाहिए कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह से जो खाते में पैसे डाले गए। तो कुल मिलाकर ये अब लाडली बहना का जो असर है वो सीधे तौर पर तो नहीं कह रहे, लेकिन उनका जो मतलब निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि शायद उसकी वजह से ही जो मतदाता है, खासतौर पर जो महिला वोटर्स है, उन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और इसीलिए भी वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे।